मैं पूजा दुबे आज YouTube चैनल स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो क्लास 10th ICSE बोर्ड के लिए है और चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबके बनने की शुरुआत जिस चीज से होती है वो सबसे छोटी यूनिट को हम बोलते हैं सेल। और आप जानते हैं कि सेल थ्योरी में एक पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब हर एक नई सेल जो बनती है वो अपने पहले वाली सेल के डिवाइड होने से बनती है, तो उसे ही हम बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब कोई भी एक सेल है और वो डिवाइड हो जाती है और उससे दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। तो इस जो बेसिकली सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज माइटोसिस। पहला माइटोसिस होता है और दूसरा जो होता है वो होता है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस जो दोनों प्रोसेस होती है उनसे सेल, कोई भी सेल होती है वो डिवाइड होती है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो माइटोसिस होता है ये बॉडी सेल्स में होता है और जो मियोसिस होता है ये जर्म सेल्स में होता है। बॉडी सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है। तो इस जर्म सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनके अंदर जो सेल्स डिवाइड होती हैं वो मियोसिस से होती हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, मतलब कि अगर हम बात करें हाथ की, पैरों की, तो वहां पे जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो डिवीजन हो रहा होगा वो डिवीजन माइटोसिस से होता है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें जो गैमेट्स बनते हैं, जैसे मेल में बनता है स्पर्म, फीमेल में बनता है ओवा, तो स्पर्म और ओवा की जो बनने की प्रोसेस होती है उसमें जो डिवीजन होता है सेल्स का वो होता है मियोसिस से। नाउ दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें जो माइटोसिस होता है उसमें हमेशा टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें टू डॉटर सेल्स बनती हैं। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसके अंदर फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ थर्ड डिफरेंस, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है जितना स्टार्टिंग में होगा डिवीजन के बाद भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है। इसका मतलब ये है कि अगर 23 पेयर्स होंगे तो डिवीजन के बाद भी 23 पेयर्स ही होंगे। बट जो मियोसिस होता है उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में 23 पेयर्स थे तो जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ हो जाएंगे, मींस 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया माइटोसिस कहां पे होता है, इट टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। ये सोमैटिक सेल्स में होता है, मतलब बॉडी सेल्स में होता है। ये जर्माइनल सेल्स में होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ हो जाता है और इसमें हमेशा टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इसमें फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें माइटोसिस की या मियोसिस की, दोनों ही प्रोसेस जो होती हैं उनमें कुछ चीजें जो है वो कॉमन होती हैं। कौन सी चीजें कॉमन होती हैं? जैसे अगर माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, उन दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगर हम इसकी बात करें, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और इसका मतलब तो आपको पता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन। मतलब कि चाहे माइटोसिस होगा चाहे मियोसिस हो, उन दोनों में ही अगर सेल डिवाइड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। सो इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस जहां होता है तो उसके आसपास क्या होता है? न्यूक्लियस के आसपास हमेशा एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और अगर कोई सेल न्यू बन रही है, दो सेल्स अगर न्यू बन रही है तो दोनों में क्या होगा? साइटोप्लाज्म आएगा। इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसे हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में ही न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द
for the chapter, we have to understand certain terms. Now, the first term is diploid. Diploid का मतलब क्या होता है? Diploid means 2n number of chromosomes. जब किसी भी सेल के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो उस पर्टिकुलर सेल को हम बोलेंगे कि वो सेल कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। इसका मतलब ये है कि मान लो ये क्रोमोसोम है और इसका जस्ट एक पेयर, ये पेयर में प्रेजेंट है, मतलब हर एक क्रोमोसोम का एक जोड़ा होगा, एक पेयर होगा, तो उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड। ये से अगर कोई छोटा क्रोमोसोम है तो उसके जस्ट बिल्कुल एक बराबर छोटा क्रोमोसोम भी होगा, तो ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। और हमेशा डिप्लॉइड सेल में को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम 46 का हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस 23, मतलब 2 इंटू 23। सो इट इज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका मतलब कि हमारी बॉडी सेल्स जो होती हैं दे आर डिप्लॉइड इन नेचर। नाउ सेकंड टर्म इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्रोमोसोम है ये, तो इसका जस्ट कोई पार्टनर नहीं होगा, या अकेला क्रोमोसोम है तो इसको हम अकेले से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका पेयर नहीं होता, तो इट इज नोन एज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका अगर हमें एग्जांपल चाहिए तो कहां मिलेगा? इसका एग्जांपल मिलेगा गैमेट्स में। जो स्पर्म है, ओवा है, इसमें आप देखोगे इसमें स्पर्म कितना होता है? 23। ओवा कितना होता है? 23। ठीक है, तो इसका 23 पेयर नहीं होता, ये 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब पेयर नहीं होंगे, इसमें पेयर प्रेजेंट नहीं होता, 23 होगा, और ओवा भी कितने होते हैं? वो भी 23 होते हैं। तभी जब इनका फ्यूजन होता है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम आते हैं। तो जब सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, उसका कोई पेयर नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ नेक्स्ट टर्म, we have to understand what are homologous chromosomes. homologous chromosome क्या होते हैं? जैसे कि होमो से क्या मतलब होता है? होमो मीन्स सेम, मतलब कि कोई एक क्रोमोसोम है और कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इनका जो बीच का ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। तो अगर आपके पास कोई 2 क्रोमोसोम है, उन दोनों क्रोमोसोम की जो लंबाई है वो बिल्कुल सेम है, शेप साइज, अगर शेप और साइज जो है वो बिल्कुल सेम होगा और जो उसका सेंट्रोमियर है वो दोनों में सेम लोकेशन पे होगा, अगर सेम लोकेशन पे होगा और शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर। अगर हमें डिफाइन करना हो कि सेंट्रोमियर क्या होता है, तो हम बोलेंगे किसी भी क्रोमोसोम का जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सेंट्रोमियर। अब अगर कोई क्रोमोसोम ये है, इस क्रोमोसोम का मान लीजिए डुप्लीकेशन हो गया है, डुप्लीकेशन हो गया मीन्स उसका डबल हो गया है, तो जो ऊपर के आपको ये 2 फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब 2 ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप साइज और जिसमें सेंट्रोमियर सेम लोकेशन पे हो, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, बीच में जो सर्कल दिखाई देता है, उसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है और ऊपर के जो आपको 2 फ्लैग दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मुझे स्टार्ट करना है, वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल मीन्स क्या? कि अगर कोई सेल बन रही है तो उसके बनने के दौरान एक सेल डिवाइड हुई होगी, तब कुछ किसी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके टाइम में कौन कौन सी फेज से गुजरी है आपको पता है, क्योंकि इसका नाम साइकिल है, तो घूम फिर करके वो चीज वापस आती है। तो ये हमें देखना है किस तरीके से एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से वो पूरे साइकिल को कंप्लीट करती है। तो जो सेल साइकिल होती है इसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट जो इसका स्टेज होता है, 3 स्टेज होते हैं इसके अंदर। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। जो सेकंड स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं एनाफेज। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
तो इन 3 स्टेज में ये डिवाइड किया गया है सेल साइकिल को, इंटरफेज में, एम फेज में और साइटोकाइनेसिस में। अगर हम बात करें इंटरफेज की, तो इंटरफेज भी जो है वो 3 अलग अलग स्टेज में डिवाइड होती है। पहले वाले को बोलते हैं G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं एस फेज और थर्ड को बोलते हैं G3 फेज। ये हो गया इंटरफेज। अगर हम बात करें एम फेज की, तो जो एम फेज होता है इसको अगर हम बेसिकली बोले तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, कैरियोकाइनेसिस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। बट न्यूक्लियस को डिवाइड होने के लिए कई सारी स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो जो एम फेज होता है, एम फेज के अंदर भी कई सारे फेज होते हैं। इसको आप कैसे आप करोगे, पी मैट मतलब प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जब इंटरफेज खत्म होता है, मतलब जब G1 फेज हो जाएगा, एस भी हो जाएगा और G3 हो जाएगा, उसके बाद जो सेल पहुंचेगी वो पहुंचेगी एम फेज में। एम फेज का जो फर्स्ट फेज होगा, न्यूक्लियस के डिवाइड होने का जो फर्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। उसके बाद प्रोफेज खत्म होगा, मेटाफेज शुरू होगा, उसके बाद एनाफेज और फिर टीलोफेज। टीलोफेज के खत्म होते होते न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद आपको पता है, मैंने कहा था कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ ही उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी डिवाइड कर जाएगा। मतलब थर्ड प्रोसेस होगी कौन सी, साइटोकाइनेसिस। सो सेल साइकिल डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस, इंटरफेज, एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज में 3 फेज हैं। G1 फेज, G1 फेज को बोलते हैं ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज। इसको बोलते हैं एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज। और G3 मतलब गैप 3 फेज या ग्रोथ 3 फेज। इनके होने के बाद मेटाफेज होगा जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर जाकर के क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और माइटोसिस में मैंने आपसे कहा था क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ब्रीफ में बता दिया कि कैसे होता है। अब हमें इसको डिटेल में शुरू करना है कि कैसे होगा। So first we have to start with interphase. Now we have to understand what is interphase. जब हम पहली साइकिल का, सेल साइकिल का फर्स्ट फेज पढ़ते हैं इंटरफेज, तो ये क्या होता है। पहले जब रिसर्च नहीं हुई थी इतनी, तो ऐसा माना जाता था कि जो इंटरफेज होता है ये रेस्टिंग फेज होता है। बट इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। ये रेस्टिंग फेज नहीं होता है, बल्कि ये होता है प्रिपरेटरी फेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेल है वो जब डिवाइड करेगी तो डिवाइड होने से पहले सेल को अपना पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके पास सारा सामान होना चाहिए, मतलब सारे गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। इसलिए वो इंटरफेज में अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करती है। और प्रिपेयर करने के लिए उसको 3 फेज की जरूरत पड़ती है। मैंने आपसे कहा था इंटरफेज का जो फर्स्ट फेज होगा वो क्या होगा, G1 फेज। तो इंटरफेज लगता है कि रेस्टिंग फेज है, पर ये रेस्टिंग फेज नहीं होता, ये काफी एक्टिव फेज होता है। और इसका फर्स्ट फेज होता है G1 फेज। इसमें क्या होगा, अगर हम मान लें कि हमें कोई घर को डिवाइड करना है, हमारे पास एक घर है, तो उस घर को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि घर में जितने, अगर 2 भाई हैं तो दोनों में बराबर बंटवारा करना पड़ेगा ताकि झगड़ा ना हो। उसी तरीके से अगर कोई सेल है, इस सेल का हमें डिविजन करना है, तो मतलब कि जो नई सेल्स बनने वाली है उनके पास हर एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, G1 फेज में क्या होगा, सबसे पहले सेल ग्रो करेगी, मतलब कि सेल का साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेल का साइज इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं इसके अंदर उनका फॉर्मेशन भी होगा, मतलब और सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी सारे बनते जाएंगे। मतलब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, सबसे मेन बात यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियोलस क्या करेगा, जो न्यूक्लियोलस होगा इसके अंदर वो प्रोड्यूस करेगा mRNA, tRNA और rRNA। इसका मतलब क्या है, mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये सब बेसिकली किस लिए चाहिए हमें, क्योंकि इनसे आगे जाके किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। और अगर सेल डिवाइड करनी है तो हमारे पास प्रोटीन्स अवेलेबल होने चाहिए, एंजाइम्स अवेलेबल होने चाहिए, इसीलिए इसके अंदर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम से बहुत ही छोटा सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने आज आपको G1 फेज जो है वो बता दिया। इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इतना अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।